पाकिस्तान में मैदे का मसला इतना बड़ा मसला बन गया है कि हर घर के अंदर कोई ना कोई ये वाला इशू चल रहा है। लोगों को मैदे के इश्यूज़ हैं, बदहज़मी, गैस, ब्लोटिंग, सीने की जलन, कब्ज़, बेतहाशा इश्यूज़, और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओवरऑल जनरल हेल्थ पे इतना बुरा असर करते हैं। और डॉक्टर्स इस चीज़ को और भी ख़राब कर देते हैं दवाइयाँ दे के। मुझे 4-5 साल हो गए और मैं यही बात बार बार करने की कोशिश करता हूँ कि आपको ओमेप्राज़ोल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको मैदे की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ दवाइयों से पहले, एलोपैथी से पहले भी तो इंसान सब कुछ कर रहा था, खा रहा था। और मैदे के मसले ये पिछले 100-150 साल में जितने बढ़ गए हैं, ये पहले कभी भी नहीं थे। देखिए, मैं और इसको बेसिक लेवल के ऊपर हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस भी हैं जिनके ऊपर ये बात करता हूँ। मैं फिर उसको रिपीट करता हूँ। मैदा अल्लाह ने एक बहुत एसिडिक ऑर्गन बनाया है और उसके दो काम हैं। एक मेजर काम ये है कि जब हम खाना खाते हैं, रोटी, चावल, गोश्त वगैरह, जब हम अपने मुंह में डालते हैं, चबा के जब वो आपके मैदे के अंदर गिरता है, तो उस तेज़ तेज़ाब का काम ये है कि उसने उस खाने को घोलना है, डिज़ोल्व करना है, रेशा रेशा करना है, ताकि वो ब्रोकन डाउन और बिल्कुल टूटा हुआ खाना जो है जब आपकी आंतों में जाता है, तो आंतें वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सारे वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं आपकी आंतों के अंदर। लेकिन पहली बात, अगर आप खाना सही तरह चबाते नहीं हैं तो वो बड़े चंक्स जो हैं आपके मैदे के अंदर गिरते हैं, वो कुछ हद तक डिज़ोल्व हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके मैदे का एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। और बाकी जो है वो आपकी आंतों में, बिकॉज मैदे ने पौने घंटे से घंटे तक आपके खाने को डाइजेस्ट करना है, और जिस हालत में भी है घंटे के बाद वो उसने उसको आगे आंतों में पुश कर देना है। तो अगर आपके मैदे का एसिड स्ट्रांग है तो वो खाना डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो खाना पार्शली डाइजेस्ट होगा। अगर वो आपने प्रॉपर तरीके से चबाया नहीं हुआ तो वो बड़े चंक्स जो हैं कुछ हद तक डिज़ोल्व हो जाएंगे और बाकी आपकी आंतों में आगे चले जाएंगे। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हुए हुए, रेशा रेशा नहीं हुए हुए, तो उसमें से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा अगर लोगों का डाइजेशन ख़राब है और वो खाना खाते भी हैं तब भी उनको कमज़ोरी होती है, वीकनेस फील करते हैं। सो हमारे मैदे के एसिड के दो काम हैं। एक काम जिस तरह मैंने बताया कि खाने को घोलना, डिज़ोल्व करना, डाइजेस्ट करना, रेशा रेशा करना, और दूसरा हमारा मैदा, उसका एसिड इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि अगर खुराक के ज़रिए आपकी खाने के ज़रिए आपके मैदे में कोई ऐसा बैक्टीरिया चला भी जाता है तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो मैदे का है वो उस बैक्टीरिया को फौरी तौर पे मार देता है। सो ये हमारे पास एक बैरियर है, अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर एक बैरियर डाला हुआ है जो मुंह के ज़रिए अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए है। ये एग्जांपल है कि छोटा बच्चा जब क्रॉलिंग शुरू करता है ज़मीन के ऊपर तो वो मुंह में कोई चीज़ भी डाल देता है, क्योंकि उसके मैदे का एसिड बहुत तेज़ है तो वो उसको उस तरह से इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसका पेट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता बिकॉज उसके मैदे का एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये एक नेचुरल स्टेट है आपके मैदे का एसिड। जब से हम पैदा हुए हैं, हमारा, जानवरों का, बच्चों का, हम सब का मैदे का एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कार की बैटरी का एसिड होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी एसिडिटी बढ़ गई। इस पर भी मैं भी बात करूंगा कि एसिडिटी बढ़ने का क्या मतलब है। हालांकि आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी मैदे के अंदर है, इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकती। सो दो चीज़ें जो मैंने बताई कि एक तो मैदे का काम है खाना डाइजेस्ट करना, दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकना। ओमेप्राज़ोल जो हैं वो इसलिए ख़तरनाक हैं कि जब आप ओमेप्राज़ोल खाते हैं तो ओमेप्राज़ोल आपके मैदे के एसिड को बनने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे का एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है, वो पानी जैसा बनना शुरू कर देता है, वीक हो जाता है। तो जब आप खाना खाएंगे तो दो प्रॉब्लम्स होंगी, वही दो प्रॉब्लम्स कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा बिकॉज मैदे के एसिड के अंदर अब स्ट्रेंथ ही नहीं रही, वो पानी बन गया। और आप रोटी, चावल या गोश्त को अगर पानी में फेंक दें तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो ना घुलेगा ना डाइजेस्ट होगा, गीला हो जाएगा। 1 घंटे के बाद आपके मैदे ने उस खाने को आपकी आंतों में धकेल देना है, और क्योंकि वो ब्रोकन डाउन नहीं है, वो टूटा नहीं है, वो रेशा रेशा नहीं हुआ, तो वो खाना आपकी आंतों में जाएगा, वहाँ से उसके अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स
कोई चीज़ अब्जॉर्ब नहीं होगी, शुगर अब्जॉर्ब हो जाएगी लेकिन बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे, और वही खाना उसी तरह ही मूव करता करता आपकी बॉडी से खारिज हो जाएगा। अगर आपकी डाइट के अंदर रोटी चावल या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं तो वो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपकी आंतों में जाके चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो जाती है। और अगर आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, गोश्त ज़्यादा है, तो आपको लूज़ मोशन लग जाएंगे, बिकॉज अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जो हैं वो एज़ इट इज़ आपकी बॉडी से खारिज हो जाती हैं और आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों के मैदे का एसिड वीक है, और वो ख़ास तौर पे ओमेप्राज़ोल्स के इस्तेमाल से होता है, जिसमें राइज़ेक है, नेक्सेम, साशेज़ हैं, कैप्सूल्स हैं, सो इन दवाइयों का इस्तेमाल डेंजरस है, इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एडिक्टिव भी हैं और एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है, बिकॉज डॉक्टर ने आपको एक गोली दे दी है, और डॉक्टर्स भी हर चीज़ के लिए ओमेप्राज़ोल पकड़ा देते हैं। आपको डिप्रेशन है, ओमेप्राज़ोल खा लें, एंग्जाइटी है, ओमेप्राज़ोल खा लें, आपका मैदा अपसेट है, ओमेप्राज़ोल खा लें, आपको वॉमिटिंग हो रही है, लूज़ मोशन लगे, हर चीज़ के लिए वो बगैर सोचे समझे ओमेप्राज़ोल देते हैं। और ओमेप्राज़ोल्स के इस्तेमाल से जैसे ही आपके मैदे का एसिड न्यूट्रलाइज होगा या वो अपनी नेचुरल स्टेट से मूव करेगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो बेतहाशा प्रॉब्लम्स है। आपको अगेन इंडाइजेशन होगी, आपकी ब्लोटिंग बढ़ जाएगी, आपको मैदे के अल्सर शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपका क्योंकि मैदे को आदत है स्ट्रॉन्ग एसिड की, जैसे ही वो एसिड की पीएच ख़त्म होती है या चेंज होती है तो आपको अल्सर्स होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो फिर लोग डॉक्टर्स कहते हैं एंडोस्कोपी करवा लें। फिर आपको एंटीबायोटिक्स पे लगाएंगे। एंटीबायोटिक्स आप खाएंगे तो आपकी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है जो आपकी डाइजेशन में मदद करता है वो मर जाएगा। बुरा बैक्टीरिया और अच्छा बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म के अंदर है वो सारा एंटीबायोटिक से ख़त्म हो जाता है। जैसे ही कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोग जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो उनका पेट फौरी तौर पे लूज़ हो जाता है। वो इसलिए लूज़ होता है कि जो उनकी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया है जिसकी हमें ज़रूरत है, वो गुड बैक्टीरिया भी मर जाता है एंटीबायोटिक्स की वजह से। सो वो करने के बाद जब आपने एंटीबायोटिक्स का 5 दिन का कोर्स कर लिया है, अब आपको वो गुड बैक्टीरिया दोबारा से रिगेन करना पड़ेगा। आप फर्मेंटेड चीज़ें खाएंगे, प्रोबायोटिक्स खाएंगे, दही खाएंगे, एप्पल साइडर विनेगर पियेंगे। सो ये सारा सिलसिला, ये चेन रिएक्शन जो है, ये स्टार्ट ही ओमेप्राज़ोल्स के इस्तेमाल से होता है। तो ओमेप्राज़ोल से जितना हो सके बचें। और क्योंकि ओमेप्राज़ोल देखिए एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। जो कंपनी ओमेप्राज़ोल बनाती है वो रातों रात ये नहीं सोचने बैठ जाएगी कि जी हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें ये बंद कर देना चाहिए। ये कंपनीज़ डॉक्टरों को मराद देती हैं, इनको गिफ्ट्स देती हैं, इनको ट्रिप्स पे भेजती हैं, इनको फैसिलिटेट करती हैं कि जी ये उनकी प्रोडक्ट्स बेचें। और अगर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप हेल्दी हो जाएंगे और आपको कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर्स कहाँ से कमाएंगे? और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो हॉस्पिटल्स कौन जाएगा? ये गोलियां कौन ख़रीदेगा? ये दवाइयां कौन ख़रीदेगा? सो एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें बीमार रखा जाता है। हालांकि अगर आप नेचुरल डाइट के ऊपर हैं और आप हेल्दी खाते हैं तो आपको कभी भी बीमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स अपनी 7 साल की एजुकेशन के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ते। ये आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, ऑनेस्टली अगर वो आपको बताएंगे तो आपको ये ज़रूर बताएंगे डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में उनको नहीं पता। वो रिएक्टिव मेडिकेशन की तरफ जाते हैं कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो उसके बाद आपका इलाज कैसे है। ऑन दी अदर हैंड आइडिया ये है कि आपको बीमारी हो ही ना ताकि आपको किसी दवाई की ज़रूरत पड़े। सो डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो फूड से, खुराक से आपका इलाज करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं बीमार होने के बाद आपको दवाइयों से आपका इलाज करते हैं। और एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मैदा अपसेट क्यों होगा। आपका मैदा अपसेट इसलिए होगा कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग देखिए आपका जो स्टमक है, मैदा जो है उसके अंदर एक एसिड का लेवल है। और अगर आप वो क्योंकि पूरा एसिड नहीं होता, पार्शियल एसिड होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो खाना
कुछ हद तक आपके एसिड के अंदर जो पहला आपने खाना खाया वो आपके एसिड के अंदर गिर जाएगा और डूब जाएगा और वो डिज़ोल्व होना शुरू होगा। लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं और उसके ऊपर खाना खाते हैं तो वो सारा खाना जो है वो आपके एसिड के लेवल से ऊपर रह जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता। सो कुछ हद तक आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और बाकी अनडाइजेस्टेड 1 घंटे के बाद आपका मैदा जो है उसको आगे पुश कर देगा। सो आपका कुछ हद तक मैदा जो है खाना डाइजेस्ट कर देगा और कुछ खाना आपका अनडाइजेस्टेड रह जाएगा ओवर ईटिंग करने की वजह से। ये पहला स्टार्ट है कि जब आपको बदहज़मी शुरू होती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहला काम आपको यही देंगे कि जी आपको राइज़ेक दे देंगे। राइज़ेक खाते ही आपके मैदे का एसिड बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हालांकि इसका ओवर ईटिंग मसला था, मैदे की एसिड का कोई मसला नहीं था। आप ओमेप्राज़ोल खाएंगे, आपके मैदे का एसिड वीक हो जाएगा और उसके बाद जब भी कभी आप आगे खाना खाएंगे वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। आपका मैदे का एसिड, वो जो बैरियर है जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा, वो आपने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी। एक ओवर ईटिंग की एपिसोड के बाद आपका मैदा उस साइकिल में जाएगा ओमेप्राज़ोल के इस्तेमाल से कि उसके बाद वो रिकवरी नहीं होती, फिर आपको इन्फेक्शंस, फिर एंटीबायोटिक्स, फिर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़, बेतहाशा प्रॉब्लम्स एंड देन एंडोस्कोपी, एंड एंडोस्कोपी के बाद अल्सर्स, एंड फिर आपको कोलोनोस्कोपी, बेतहाशा चीज़ें, फिर अल्सर्स ब्लीड कर गए एंड दिस एंड दैट, एंड देन उसके बाद लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर वक्त का एक घबराहट और और ये मसले ख़त्म नहीं होते। मेरे पास कुछ लोग मेरी अपने कस्टमर से जब बात होती है, क्लाइंट से जब बात होती है, 5-5, 10-10, 15-15 साल से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी ओमेप्राज़ोल ऐसे खाई है जैसे वो कोई गोली टॉफ़ी खाते हैं कि यार ये तो बस हमारा एक हिस्सा है खुराक का जो हमने खाना ही है। जस्ट इमेजिन करें कि आपके खाने को डाइजेस्ट करने से पहले और दौरान आपके मैदे का एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि वो खाने को घोल सके, डिज़ोल्व कर सके, उसको रेशा रेशा कर सके। और खाने से पहले, दौरान और उसके बाद अगर आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपके मैदे के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, तो एवरी टाइम आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं, वो खाना तो कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आपका मैदा कोशिश करता है एसिड बनाने की, आप उसके अंदर गोली डाल देते हैं, एसिड दोबारा बैठ जाता है। फिर वो थोड़ी सी कोशिश करता है एसिड बनाने की, आप दोबारा उसको ओमेप्राज़ोल का एक डोज देते हैं और एसिड दोबारा बैठ जाता है। एक सर्टन टाइम के बाद, 15 साल, 20 साल के बाद, आपका मैदा जो है वो एसिड बनाना जवाब दे देगा, नहीं बनाएगा एसिड, एंड देन फिर आप परमानेंटली उसके बाद डाइजेशन आपके लिए मुमकिन नहीं होगी। फिर आप सॉफ्ट फूड खाएं, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, फिर और बेतहाशा चीज़ें, डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आती तो वो फिर आपको कोई लंबी बीमारी सुना देंगे कि जी आपका ऐसा प्रॉब्लम है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। इट्स नॉट ट्रू। अल्लाह ने हमारा जिस्म इतना कमाल बनाया है कि ये अपने आप को खुद हील करता है, खुद रिपेयर करता है, खुद इसको ठीक करता है, अनलेस कि आप उसके साथ पंगे ना लें और आप उसके साथ ज़्यादती ना करें। एज सून एज आप खाना रोकेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको ब्रेक देंगे, एक दिन की फास्टिंग करेंगे, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और बॉडी अपने आप को ऑटोमेटिकली दोबारा से हील करना शुरू कर देगी। बट वो एक पैनिक ऐसा पड़ जाता है कि जी आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर ने आपको कोई ना कोई दवाई देनी है और आपने हर वक्त पैनिक मोड में रहना है कि कोई ना कोई गोली, एंटीबायोटिक्स, ये खाएं, वो खाएं, ये छोड़ दें, ये मेडिसिन ना लें, वो मेडिसिन ट्राई कर लें, वो ना करें, ये ट्राई कर लें, अब ये टेस्ट करवाएं या वो टेस्ट करवाएं। एक पैनिक मोड पड़ जाता है और जैसे ही आप अस्पतालों के चक्करों में या डॉक्टरों के चक्करों में पड़ते हैं, आपका सारा जो नॉर्मल लाइफ है वो अपसेट हो जाती है, आपकी लाइफ अपसेट होती है, आपके घर वालों की लाइफ अपसेट होती है। सो एक नेचुरल तरीका, और वो तरीका ये है कि जो पहली मैंने बात की थी कि अल्लाह ने आपके मैदे का एसिड स्ट्रॉन्ग बनाया है। हम जब पैदा होते हैं हमारे मैदे का एसिड स्ट्रॉन्ग है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है जितना कार की बैटरी स्ट्रॉन्ग है। दो काम है, खाना डाइजेस्ट करना और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकना। सो आपका लाहेअमल क्या होना चाहिए कि आप अपने मैदे के एसिड को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करें। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये आर्ग्यू करते हैं कि जी मैदे का एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। जिस चीज़ को हम एसिडिटी कहते हैं वो एसिडिटी नहीं है।
आपका आपके मैदे का एसिड इतना स्ट्रांग है कि वो अगर आपके गले में आ जाए तो आपका गला डैमेज हो सकता है। ये जो आपके गले में एसिडिटी आ रही है, ये वीक एसिड आपके गले में आ रहा है। स्ट्रांग एसिड तो आपका गला बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वीक एसिड जब आपके गले में आता है, वो क्योंकि वो वीक है तो वो थोड़ा थोड़ा आपके गले को इरिटेट करता है। हमारे मैदे के अंदर अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है जहाँ पे हमारा मैदा और उसके ऊपर जो खाने की नाली है वो जिस जगह पे जुड़ती है, वहाँ पे एक वेल्व है। और उस वेल्व का काम ये है कि अगर आपके मैदे का एसिड स्ट्रांग है तो वो आपके स्ट्रांग एसिड को कभी भी गले में नहीं आने देगी। वो वन वे वेल्व होता है, वो सिर्फ उसके अंदर खाना जा सकता है, एसिड वापस से नहीं आ सकता। लेकिन और ये भी एक कमाल कुदरत है कि जब आपके मैदे का एसिड वीक होता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी को सिग्नल देने के लिए, आपको सिग्नल देने के लिए वो वेल्व खुल जाता है जब आपके मैदे का एसिड वीक होता है। एंड देन वो वीक एसिड आपके गले में आता है सिर्फ आपको सिग्नल देने के लिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ गड़बड़ है, आपका मैदे का एसिड वीक हो गया, इसको दोबारा स्ट्रॉन्ग करें। रादर देन कि हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हमने उसको एसिडिटी का नाम दे दिया और हम एंटी एसिड लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स आपको फौरी तौर पे एंटी एसिड देंगे, ओमेप्राजोल देंगे कि जी ये तो एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इस एसिडिटी को कम करें। वो एसिडिटी को बढ़ाने की बजाय वो आप एसिडिटी को कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम ख़राब होगा, आपको कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी, आपको और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। आपके बाकी ऑर्गन्स जो हैं, बिकॉज वो सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं, आपका वो पूरा का पूरा बॉडी का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सो इसका सबसे अच्छा, सबसे नेचुरल रेमेडी ये है कि आप अपने मैदे के एसिड को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करें। और उसका तरीका क्या है? लीमू पानी इस्तेमाल करें, एप्पल साइडर विनेगर, सेब का देसी सिरका जो है वो इस्तेमाल करें। सुन्नत है, आप एप्पल साइडर विनेगर के अंदर लीमू डाल के वो इस्तेमाल करें। आप जितनी अपने मैदे की एसिडिटी को बेहतर बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। बिकॉज हम इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, हमें झिझक है। लेकिन मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, ये मशवरा है कि जिन लोगों को ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, वो आप क्योंकि सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपने गोलियाँ ट्राई कर ली, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, इनो, इस तरह की तमाम, गैवस्कॉन, ये सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, इससे कभी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उल्टा करके देखें, आप एप्पल साइडर विनेगर, सेब का देसी सिरका आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ये हम भी बनाते हैं। हमारा ये पहला प्रोडक्ट ही एप्पल साइडर विनेगर था, सेब का देसी सिरका। ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एप्पल साइडर विनेगर है जो हम 6 महीने की सेबों की फर्मेंटेशन से बनाते हैं। आप इसका 1 चम्मच या 2 चम्मच आधे ग्लास पानी के अंदर घोल के, इसके अंदर थोड़ा सा लीमू छिड़क के, लीमू डाल के आप इसको घोल के नाश्ते से पहले 1 गिलास पिएं और रात को सोने से पहले 1 गिलास पिएं। जब आप सुबह सवेरे ये पहला काम करेंगे तो आपके मैदे का एसिड जो है अगले खाने की डाइजेशन के लिए प्राइम हो जाता है। ये इस्तेमाल करके देखें, आपको कभी मैदे का, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका मैदा दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। बिकॉज मैदे की एसिडिटी और एप्पल साइडर विनेगर की एसिडिटी बहुत करीब करीब है। एप्पल साइडर की थोड़ी सी कम है लेकिन बहुत करीब है। तो अगर आपने अपने मैदे के एसिड को रिवाइव करना है तो एप्पल साइडर विनेगर और उसके अंदर लीमू बेहतरीन रेमेडी है। आप 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करें, आपका मैदा बिल्कुल दोबारा से ठीक हो जाएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बोतल घर में रखें, अगर कभी भी आपके मैदे का कोई मसला आता है, ओवर ईटिंग हो जाती है या मैदा अपसेट होता है, रादर देन गोलियां खाएं, आप 1 चम्मच सुबह शाम एप्पल साइडर विनेगर का लें और आपका मैदा कभी ख़राब नहीं होगा। मैं पिछले 5 साल से, 4.5 साल से एप्पल साइडर विनेगर बिला नागा सुबह शाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने शायद 1-2 दिन भी ना छोड़ा हो और मेरे इस दौरान 5 साल में मेरा मैदा कभी ख़राब नहीं हुआ, मुझे कभी ये वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। सो ये एक नेचुरल रेमेडी है जो ट्राई करके देखें। और वैसे भी मतलब कम खाना जो है वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ज़्यादा आप खाएंगे तो ओवर ईटिंग की वजह से ऑब्वियसली, जिस तरह मैंने बताया कि वो एसिड में डिज़ोल्व नहीं होता, खाना पूरा सिंक नहीं करता, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। सो एप्पल साइडर विनेगर, लीमू, ये एक नेचुरल रेमेडी है, इसको ट्राई करें, आपका मैदा कभी भी ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ना एप्पल साइडर विनेगर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो लोगों ने सुनी हुई हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि लोग समझते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर से आपके दांत ख़राब हो जाते हैं या दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। एप्पल साइडर विनेगर की एसिडिटी इतनी तेज़ है ही नहीं कि आपके दांत ख़राब हो सके। अगर इस तरह का कोई इशू है भी, पहली बात
जो नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर है जो सेब से बनता है, वो आपके दांतों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा एक रूटीन है, एक आधे ग्लास पानी के अंदर 1 या 2 चम्मच में डाल के मैं सुबह और रात में 1 ग्लास पीता हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा पानी, सादा पानी लेके मैं उसको थोड़ा सा मुंह में डाल के थोड़ा सा रिंस करके, कुल्ली करके, और मैं वो अंदर ले जाता हूँ, ताकि अगर कोई दांतों पे कोई चीज़ लगी रह भी जाती है, सिरका लगा रह भी जाए, तो वो भी साफ़ हो जाए, ताकि ये वाला प्रॉब्लम भी ना हो। पिछले 5 साल से मैं एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे दांतों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कभी सेंसिटिविटी हुई है। अगर आपके दांत वैसे ही सेंसिटिव हैं, या आपकी ओरल हाइजीन में प्रॉब्लम है, या आपके दांतों को पहले से इशू है, तो मे बी वो थोड़ा सा एग्जैजरेट हो सकता है, लेकिन वो सिरके की वजह से नहीं है, वो आपकी नेचुरल ओवरऑल ओरल हाइजीन की वजह से है, तो उसको एड्रेस करें। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी सिरका इस्तेमाल करने से आपकी आंतें और आपका स्टमक गल जाता है। नॉट ट्रू, बिकॉज सिरके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमारे अपने मैदे का एसिड है। सो अगर वो हमारे मैदे को या हमारी आंतों को गला नहीं सकता, तो एप्पल साइडर विनेगर तो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि जो आपकी आंतों को या आपके मैदे को गला दे। तो ये बिल्कुल मिथ है, ये सच नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, एप्पल साइडर विनेगर का फ़ायदा ये है कि एप्पल साइडर विनेगर आपके शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। ये एक स्टडी है, और ये आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, कि अगर आप हर मील से पहले एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच, 2 चम्मच आधे ग्लास पानी के अंदर घोल के किसी भी मील से पहले ले लें, तो आपकी जो शुगर की एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर, वो 30% कम हो जाती है। कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लें या अगर ना लें, तो 30% आपको वो जो इंक्रीज़ मिलनी है वो मिलनी है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर पी लेंगे हर मील से पहले, तो आपकी वो 30% शुगर एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों को एक वेट लॉस की इफ़ेक्ट फील होती है, लेकिन वो वेट लॉस एप्पल साइडर विनेगर की वजह से डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि आपकी शुगर की 30% एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो गई है, तो वो जो फैट गेन होना है वो आपका नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करने का। और दूसरी चीज़, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर जो है एसिडिक है, ये तेल और चिकनाई को काटता है। तो एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल जो है वो आपकी आर्टरीज़ के अंदर जो तेल चिकनाई जम गई है उसको बहुत थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिज़ोल्व करता है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ खुल जाती हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट करता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई है, तो इतना सिरका साफ़ नहीं कर सकेगा जितना आप उसके अंदर और डाल रहे हैं। तो अपनी डाइट के अंदर यूजुअली कोशिश करें कि तेल चिकनाई को कम करें, शुगर एंड कार्ब्स को कम करें, हाई प्रोटीन का इस्तेमाल करें, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एप्पल साइडर विनेगर एक ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, किसी वजह से ये सुन्नत है, और इसका इस्तेमाल, इतने इसके बेनिफिट्स हैं, पिछले 15-20 सालों में इसके ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, और लोग इसको अब रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिकॉज मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था, मैंने और मेरी वालदा ने सुन्नत के तौर पे एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करना शुरू किया था, और उसका इतना हमें पॉजिटिव इफेक्ट था कि वो पूरी कंपनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद मैं लोगों को एडवोकेट करना शुरू कर दिया, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये वही सिरका है जो मेरे घर में मेरी वालदा, मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मैं डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। आप कभी अगेन गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करें, ये मिरेकल ड्रिंक है, जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ओवरऑल हेल्दी रहेंगे और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एप्पल साइडर विनेगर का एक और छोटा सा प्रॉब्लम ये भी रहता है कि बिकॉज 15-20 साल पहले जब एप्पल साइडर विनेगर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया था, जो कि यूएस में बहुत ज़्यादा, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया, तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर नहीं बनता था। और ये मैंने तब रियलाइज़ किया कि जब ये मैंने कंपनी स्टार्ट की, और मैं जब डिफरेंट कंपनीज़ के पास गया, फूड अथॉरिटी के पास एंड PSQCA के पास, तो इन लोगों के पास एप्पल साइडर विनेगर की कोई मतलब इनके पास कोई डेटा ही नहीं है कि जो जिससे इसको ये अप्रूव कर सके, या इसकी कोई कंप्लाइंस ही नहीं है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में एप्पल साइडर विनेगर कोई बना ही नहीं रहा था। हम प्रॉबली
पहली कंपनी थे जिन्होंने ऑफिशियली एक हाई ग्रेड एप्पल साइडर विनेगर पाकिस्तान में तैयार करना शुरू किया। सो बहुत सारे लोग, जब ये क्रेज़ पाकिस्तान के अंदर आया एप्पल साइडर विनेगर का, तो उन्होंने वो विनेगर इस्तेमाल करना शुरू किया जो मार्केट में रेगुलरली मिलता है। और पूरे पाकिस्तान में रेगुलरली मार्केट के अंदर सिंथेटिक विनेगर मिलता है जो कि केमिकल बेस्ड विनेगर है, जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो कि केमिकल है उसको पानी में डाइल्यूट करें तो फौरी तौर पे दस्ती इमीडिएटली विद इन मिनट जो है वो आपका सिंथेटिक सिरका या सिंथेटिक विनेगर बन जाता है। ये विनेगर बहुत तेज़ है, ये केमिकल से बना हुआ है, ये गोश्त धोने के लिए, फ़र्श धोने के लिए, नालियाँ साफ़ करने के लिए है, लेकिन ये लोगों के इस्तेमाल के लिए अच्छा नहीं है। सो वो जब क्रेज़ आया है एप्पल साइडर विनेगर का, तो लोगों ने सिंथेटिक विनेगर पानी में डाल डाल के पीना शुरू किया, जिसकी वजह से उनका गला इरिटेट हुआ, उनका स्टमक इरिटेट हुआ, कुछ लोगों को दांतों का मसला पड़ा, अल्सर्स का प्रॉब्लम हुआ। बट नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर जो है वो कभी भी ये काम नहीं करेगा, बिकॉज नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर जो है वो सेबों को 3 से 6 महीने पानी के अंदर फर्मेंट करने से सेब घुल घुल के वो डिज़ोल्व हो के वो सिरके की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो बिल्कुल नेचुरल है, बहुत फ्रूटी है और वो लजीज बहुत है। आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी आदत इतनी अच्छी पड़ जाती है। ये एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, सर्दियों में गर्मियों में पीने के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है। और इंटरनेशनल एप्पल साइडर विनेगर से पाकिस्तानी एप्पल साइडर विनेगर इसलिए बहुत बेहतर है बिकॉज़ पाकिस्तान का जो फ्रूट है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है, फ्लेवरफुल है, उसका जायका बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। यहाँ से बहुत सारा फ्रूट जो है वो बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। तो पाकिस्तानी सेबों से जो सिरका बनेगा वो किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से बहुत बेहतरीन है, बहुत लजीज है। उसका जायका, उसकी फ्रूटीनेस जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स आप ले लेंगे, आप वो इस्तेमाल करके देखें और पाकिस्तानी एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करें, उसमें ज़मीन आसमान का, उसके इफ़ेक्ट में, उसके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो ये वो चंद चीज़ें हैं जो आप अपने मैदे के हेल्थ के लिए बेहतर कर सकते हैं। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा आपके लिए रिकॉल कर लेता हूँ। पहली चीज़, आपका मैदा जो है वो अल्लाह ने बहुत एसिडिक बनाया है। 2 काम हैं, एक खाना डाइजेस्ट करना, दूसरा आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकना। ओवर ईटिंग आप जब भी करेंगे आपको बदहज़मी होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको ओमेप्रोज़ोल देगा। ये काम बिल्कुल मत करें क्योंकि ओमेप्रोज़ोल आपके मैदे की एसिडिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। उसके बाद आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको कमज़ोरी होगी, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस, ये सारा कुछ होगा। और फिर उसके बाद आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर उसके बाद एच पाइलोरी और फिर और बहुत सारे हैज़ा और इस तरह की चीज़ें। फिर आप एंटीबायोटिक्स पे लगेंगे, एंटीबायोटिक से आपका जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एप्पल साइडर विनेगर, नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर, उसके अंदर लीमू मिला के नाश्ते से पहले 1 गिलास पिएं, रात का खाना खाने के बाद सोने से पहले 1 गिलास पिएं, 2 चम्मच आधे गिलास पानी के अंदर घोल के उसको पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका मैदे का एसिड दोबारा बहाल होगा। एसिडिटी जिसको हम एसिडिटी कहते हैं वो एसिडिटी नहीं है, वो वीक एसिड आपके गले में आ रहा है, सो उससे घबराएं नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुझे अल्सर है, तो अल्सर के लिए आप सिरका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ज़ख़म के ऊपर आप स्पिरिट लगाते हैं तो एक दफ़ा थोड़ा सा जलती है, लेकिन जब ज़ख़म पक जाता है तो उसके बाद आपको वो जलन नहीं होती। उसी तरीके से अल्सर के ऊपर जब सिरका एक दफ़ा लगेगा वो थोड़ा सा उसको पकाएगा, थोड़ा सा जलेगा, कुछ दिन उसको बर्दाश्त करें, वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो ये बेसिकली आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए ये कुछ टिप्स हैं। और बहुत सारी टिप्स के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। थैंक यू।